बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस मालकिन के घर काम करती थी वो बेवा औरत थी, मगर वो रोजाना मेरे पास आकर रोती और कहती कि लोग मुझे बेवा समझते हैं क्योंकि मैं अपना शौहर किसी को दिखा नहीं सकती। हालांकि मैं बेवा नहीं हूँ। मुझे अपनी मालकिन पागल लगती थी क्योंकि मैंने आज तक घर में किसी आदमी को देखा तक न था। एक रात मालकिन बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आज मेरी जगह पर तुम मेरे कमरे में सोकर देखो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे मालूम था कि मालकिन का दिमाग ठीक नहीं है, और यूं खुशी खुशी उनके कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद जान निकल गई जब मेरी नजर रात के 7 बजे अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं अपनी मालकिन के घर थी। मुझे 8 बजे छुट्टी मिला करती थी। अभी मैं किचन में खड़ी यखनी पुलाव बना रही थी और बारिश देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि अभी तो मेरी छुट्टी में पूरा 1 घंटा बाकी है, तब तक तो बारिश रुक ही जाएगी क्योंकि हमारे शहर में ज्यादा बारिशें नहीं हुआ करती थी। मुझे शुरू से ही बारिश बहुत पसंद थी, इसीलिए चूल्हे की आंच हल्की करके मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा जब आकर मेरे रुखसारों से टकराती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। खैर तभी किचन में मेरी मालकिन दाखिल हुई थी। वो 28 साल की बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी, मगर बेचारी की किस्मत खराब थी। वो जवानी में ही बेवा हो चुकी थी। मैंने मालकिन को देखा तो उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। वो कहने लगी, सानिया तुम अपना काम जल्दी से निपटा लो और अपने घर चली जाओ। मैं बोली, मालकिन अभी तो बारिश हो रही है, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? वो कहने लगी, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मगर मेरी भी मजबूरी है। आज बारिश हो रही है तो हो सकता है कि मेरा शौहर घर जल्दी आ जाए। मैं मालकिन की बात सुनकर बिदक गई थी। मैं बोली, मालकिन आपके शौहर को तो इंतकाल किए हुए भी 3 बरस हो चुके हैं। मेरी मालकिन की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो कहने लगी, हाँ सानिया, दुनिया वालों की नजर में ऐसा ही है। मेरा शौहर मर चुका है, मगर हकीकत ये नहीं है। मेरा शौहर जिंदा है और वो हर रात घर रुकने के लिए आता है। मैं उसे तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना देती हूँ तो वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। ये जो आज मैंने तुमसे यखनी पुलाव बनवाया है ना, ये भी मेरे शौहर ने फरमाइश की थी, तभी तो तुमसे बनवाया है, वरना तुम जानती हो मैं खाने पीने की इतनी शौकीन नहीं हूँ। मैंने सर हिला दिया था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे शुरू से ही ऐसी बातों से बहुत खौफ आता था। मैं बोली, बेगम साहिबा बस जैसे ही पुलाव पकता है तो मैं चली जाऊंगी। मालकिन मुस्कुराने लगी थी। खैर वो जैसे ही किचन से बाहर निकली मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। मुझे ये सोच सोच कर ही झुरझुरी सी आ रही थी कि क्या मालकिन के मरहूम शौहर की रूह उनसे मिलने आती होगी, क्योंकि मैं मालकिन के घर में पिछले 4 बरस से काम कर रही हूँ। उन दिनों में उनकी नई नई शादी हुई थी। साथ साहब बहुत अच्छे इंसान थे। पूरी कॉलोनी में उनकी नेक नियति मशहूर थी, और फिर वो खूबसूरत भी बहुत थे। अकेले रहते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी कोई मुलाजमा काम पर नहीं रखी थी। फिर उनकी शादी हो गई तो मेरी मालकिन मुझसे कहने लगी, सानिया साद भाई ने शादी कर ली है, उनकी बीवी बहुत नाजुक सी है, ज्यादा काम काज नहीं कर पाती, तो साद भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उनके घर में काम करने के लिए कोई काबिले भरोसा काम वाली ढूंढ दूं। मेरी नजर में तो तुमसे ज्यादा काबिले भरोसा कोई नहीं है। वैसे भी सिर्फ 2-2.5 घंटे सफाई करने के लिए ही आती हो, उसके बाद साद भाई के घर काम करने के लिए चली जाना। मुझे भी उन दिनों पैसों की जरूरत थी क्योंकि अम्मी मेरा जहेज तैयार कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इजाफी पैसे बन जाया करेंगे। मैंने इस मुलाजमत के लिए हामी भर ली थी। मैं उसी दिन काम पर चली गई थी जहाँ मुझे मेरी मालकिन मिली थी। उनका नाम हुमा था। उम्र भी बहुत कम थी और इतनी हसीन थी कि उनको देख देख कर दिल नहीं भरता था। मैंने बताया कि मुझे साथ वाले घर की बाजी ने भेजा है, मैं उनके घर काम किया करती थी। मेरी बात सुनकर हुमा कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, साद ने मुझसे तस्करा किया था। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोली, मेरा नाम सानिया है। वो कहने लगी, ठीक है सानिया, मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या काम करने आते हैं? मैं बोली, बेगम साहिबा दुनिया का हर काम करना जानती हूँ। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, चलो ऐसी बात है तो तुम मेरे घर भी आ जाया करना। मैंने हामी भर ली। हुमा बीबी बहुत ही अच्छी और नर्म दिल औरत थी। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। साद साहब भी बहुत अच्छा कमाते थे, जिसकी वजह से उनके घर में हर चीज की रेल पेल थी। मेरी मालकिन की आदत भी बहुत अच्छी थी। वो मुझे अक्सर चीजें दे दिया करती थी। ज्यादातर तो जितना भी इजाफी खाना होता था वो सारा मेरे घर ही जाया करता था। इसीलिए हमारे घर में मजे मजे के पकवान खाए जाने लगे थे और फिर खाने पकाने का खर्चा भी बहुत कम हो गया था। मेरी अम्मी तो उठते बैठते हुमा बीबी को दुआएं दिया करती थी। साद साहब भी मालकिन पर जान निछावर किया करते थे। वो ऑफिस से बड़ी जल्दी घर आ जाया करते थे। कभी अपनी बेगम के लिए कोई तोहफा लाते तो कभी कोई तोहफा। फिर हर शाम वो अपनी बीवी को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते थे। उन दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत देखकर मेरा दिल भी शादी करने को चाहने लगा था। इससे कबल तो मैं शादी के नाम से भी डरती थी क्योंकि मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादियां हो चुकी थी और उनके शौहर बहुत बुरे थे। मार धाड़ तो उनका मशगला था। जब दिल किया खर्चे से तंग आकर बीवी को घर से निकाल दिया। मेरी बहनों के बच्चे भी हमारे घर में ही हुए थे क्योंकि बहनोई तो ऐसे थे कि जैसे ही उनको इल्म हुआ कि मेरी बीवी उम्मीद से है, फौरन घर से निकाल दिया। खैर मैं चुपके चुपके एक प्यार करने वाले शौहर के सपने देखने लगी थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी मालकिन की खुशियां उजड़ गई थी।
एक दिन मेरी मालकिन बहुत खुश थी। मैंने खुशी की वजह पूछी तो कहने लगी, सानिया, मुझे आज पता चला है कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर मैंने अभी तक ये खुशखबरी साथ से शेयर नहीं की। मैं अब बेचैनी से उनका इंतजार कर रही हूँ कि वो कब घर आएंगे और मैं उनको ये खुशखबरी सुनाऊंगी। फिर वो कहने लगी, सानिया, साद ये खबर सुनकर खुश तो होंगे ना? मैं बोली, बहुत ज्यादा खुश होंगे। मुझे तो लगता है कि वो खुशी से नाचने लगेंगे। मेरी बात सुनकर मालकिन हंसने लगी थी। फिर ये हुआ कि थोड़ी देर बाद ही गेट पर बेल होने लगी थी और साथ ही साथ एम्बुलेंस जैसी खौफनाक आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। मेरा दिल बहुत घबरा गया था, जबकि मालकिन के चेहरे पर मुझे मौत की सी सर्दी महसूस हुई थी। उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया था। कहने लगी, जाओ सानिया, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं जब उठकर बाहर आई तो मेरे बदतरीन खदशे की तस्दीक हो गई थी। एक आदमी एम्बुलेंस से निकलकर बाहर आया और बोला, ये साद साहब का घर है? मैंने बड़ी मुश्किल से इस बात में सर हिलाया था। वो कहने लगा, अच्छा, उनकी मैयत आई है, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो मौके पर ही इंतकाल कर गए हैं। मैंने दिल पर हाथ रख लिया था। जब मैं वापस पलटी तो मेरी नजर मालकिन पर पड़ी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो फटी फटी निगाहों से एम्बुलेंस को देख रही थी और देखते ही देखते मालकिन का हंसता बसता घर उजड़ गया था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया था। ऐसा लगा था कि शायद मेरी नजर इस हंसते मुस्कुराते जोड़े को लग गई है, तभी तो ये सब हो गया है। अल्लाह की करनी ये हुई थी कि साद साहब का चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक था। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें एक इंसान की जान चली गई हो, लेकिन उसका चेहरा ठीक रह जाना किसी मौजज़े से कम नहीं होता। खैर, उनका धड़ खराब हो चुका था, इसीलिए ज्यादा देर मैयत को घर में रखने नहीं दिया गया और जनाजा करवा दिया गया। ये सब बहुत अचानक हुआ था। मालकिन को इस गम से संभलने का मौका ही नहीं मिला था। उनका खाना पीना छूट गया था। बस वो सारा दिन रोती रहती थी। मैं भी अब घर नहीं जाती थी। रात के वक्त भी उनके पास ही रुक जाया करती थी, क्योंकि मेरी मालकिन का कोई रिश्तेदार उनके इस गम में शामिल होने नहीं आया था। मैं ही थी जो उनकी दिलजोई किया करती थी। एक दिन मालकिन को चक्कर आया और वो नीचे गिर पड़ी। मैं जैसे ही उन्हें अस्पताल लेकर गई तो पता चला कि साद साहब की आखिरी निशानी, उनका बच्चा, वो भी माँ के पेट में ही खत्म हो चुका था। मालकिन को एक और सदमा पहुंचा था। जो अल्लाह को मंजूर था वही होना था। इंसान कुछ भी कर ले, वो तो अल्लाह के सामने बेबस है। मालकिन सारा दिन रोती रहती थी, रात भर जागती रहती थी और यूं ही उनकी इद्दत गुजर गई थी। एक दिन मैं उनसे बोली, बेगम साहिबा, आपकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, अब आपने आगे क्या सोचा है? आप अपने वालिदैन के घर जाना चाहेंगी? जाहिर सी बात है, आप अभी जवान हैं और तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकती। आपके वालिदैन आपकी शादी कर देंगे। मेरी मालकिन ने मुझे घूर कर देखा था। वो कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं बोली, बेगम साहिबा, जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। अभी आप जवान हैं, हसीन हैं, आपको आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। 2-4 साल और गुजर गए तो बस फिर तन्हाई ही आपका मुकद्दर बनकर रह जाएगी। मालकिन के चेहरे पर सख्ती दर आई थी। वो कहने लगी, सानिया, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इद्दत के वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। इतना तो शायद कोई अपना भी नहीं कर पाता। मैं सब जानती हूँ किस तरह तुमने मेरी खातिर अपने घर भर को पीछे छोड़ दिया और रात भी यहीं बिताने लगी। सानिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कभी उतार नहीं सकूंगी, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस 4 माह की तनख्वाह मैं तुम्हें डबल दूं। मैं जानती हूँ तुमने मेरा साथ तनख्वाह के लालच में नहीं दिया, मगर फिर भी तुम्हारे लिए इतना करके मुझे खुशी होगी। और हाँ, अब मैंने अपने गम को बर्दाश्त करना सीख लिया है। अब तुम रात 8 बजे के बाद अपने घर चली जाया करो। अब ना तो मुझे खौफ आता है और ना ही किसी किस्म की कोई परेशानी होती है। गेट पर गार्ड मौजूद है जो मेरी हिफाजत कर लिया करेगा। मैं मालकिन की बात सुनकर परेशान हो गई थी। मैं बोली, लगता है आपने मेरी बात को गलत समझ लिया है। अच्छा, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपके सामने दूसरी शादी का जिक्र नहीं करूंगी। आप बस मुझसे नाराज मत हो। मैं रात में आपके साथ रुकना चाहती हूँ और हाँ, मुझे ज्यादा तनख्वाह की जरूरत भी नहीं है। मालकिन ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, हाँ मैं जानती हूँ सानिया, तुम बहुत अच्छी हो, मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। और फिर मैंने मालकिन की हजारों मिन्नतें की, मगर उन्होंने कह दिया कि तुम जवान जहाँ हो, जवान लड़कियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। खैर, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था मालकिन को यूं तनहा छोड़ना, मगर वो मेरी मालकिन थी। मैं उनके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी। मालकिन ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, जिसके बाद मैंने दूसरे घरों में काम करना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब मैं सिर्फ हुमा बीबी के घर में काम करने जाया करती थी। पहले मैं सिर्फ 2 आदमियों को खाना बनाती थी, एक हुमा बीबी और दूसरा चौकीदार। मगर पिछले कुछ हफ्तों से मालकिन ने मुझसे कहा था कि मैं 3 आदमियों को खाना बनाया करूं। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया था और यूं ही साल हर साल गुजरते गए। इस दौरान मेरी भी शादी हो गई थी। मेरा शौहर अच्छा था, मगर था वो भी गरीब। घर का खर्च चलाने के लिए मुझे मुलाजमत करना पड़ती थी। मैंने 1-2 बार ढके छुपे अल्फाज में मालकिन को दूसरी शादी का मशवरा दिया था, मगर वो हमेशा मेरी बात टाल दिया करती थी। लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने घर आना है तो मुझे बहुत अजीब लगा था। एक आदमी जिसकी मैयत मेरे सामने घर आई थी, मैंने उसका मुंह देखा था, मैंने उसकी बेवा का साथ दिया था, अब वो कैसे जिंदा हो सकता था? मैं उन दिनों उम्मीद से थी। मेरी वालदा ने मुझे वैसे ही बहुत डराया हुआ था कि हमला खवातीन को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। ऐसे में दूसरी मखलूकात औरत को तंग करती हैं
आज जब बेगम साहिबा ने ये बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा पुलाव भी तैयार हो चुका था, 8 भी बज चुके थे, मगर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि बेगम साहिबा ने यूं ही कह दिया होगा कि उनके शौहर ने आना है, शायद वो मुझे छेड़ रही हो। 8 बजे मैं मालकिन के पास गई थी। मैं बोली, बेगम साहिबा, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, अगर आप इजाजत दें तो आज की रात में आपके घर रुक जाऊं। मेरी मालकिन जल्दी से खड़ी हो गई थी। उन्होंने नफी में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, नहीं सानिया, मेरा शौहर बड़ा नकचड़ा है, जब वो तुम्हें घर पर देखेगा तो खामखा मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं फिर से डर गई थी। खैर, मालकिन कहने लगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। मालकिन ने अपनी गाड़ी निकाली और मुझे बैठ जाने को कहा। जब से मैं मालकिन के घर में काम कर रही थी, ऐसा पहली बार हुआ था कि वो मुझे घर तक ड्रॉप करने आई हूँ। मैं तो सारा रास्ता चुप ही रही थी। मेरा दिमाग बार बार हुमा बीबी की बातों में उलझ रहा था। खैर, जब मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर भी घर पर मौजूद था। वो कहने लगा, अच्छा हुआ सानिया तुम आ गई, मैं तुम्हें ही लेने आ रहा था। मैं बोली, हाँ, मेरी मालकिन मुझे यहाँ छोड़ गई। वो हंस दिया और बोला, बहुत अच्छी मालकिन है तुम्हारी। मेरे मालिक ने तो आज तक मुझे कभी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं दी। मैं चुप ही रही थी और जल्दी सोने के लिए लेट गई थी। खैर, अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की थी। मुझे बेगम साहिबा की बातों पर यकीन नहीं था। एक मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता, इस बात का मुझे 100% यकीन था। और साथ साहब की मौत की मैं चशमदीद गवाह थी। मैं घर की सफाइयां करने लगी तो मालकिन कहने लगी, कल मेरे शौहर को तुम्हारे हाथ का पुलाव बहुत पसंद आया था। मैंने ये जाहिर न किया कि मैं उनकी इस किस्म की बातों से खौफजदा होती हूँ। मैं बोली, बेगम साहिबा, साथ साहब को तो यखनी पुलाव से ज्यादा बिरयानी पसंद थी ना। मेरी बात सुनकर मेरी मालकिन के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो कहने लगी, हाँ, मगर अब मेरे शौहर को यखनी पुलाव पसंद है। मैं बोली, अच्छा, उनसे पूछिएगा कि दोबारा कब बनाऊं। इतना कहकर मैं लाउंज की सफाई मुकम्मल करके मालकिन के कमरे की सफाई करने चली गई थी। असल झटका तो मुझे तब लगा था जब मैंने कमरे में मर्दाना कपड़े देखे थे। वो सोफे पर आड़े तिरछे पड़े हुए थे। मैं उन कपड़ों को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि उन पर पड़ी सलवटें ये बता रही थी कि उनको पहना गया था। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक मालकिन कमरे में आ गई। उनकी नजर कपड़ों पर पड़ी तो मुस्कुरा कर बोली, ओफो, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है, ये कपड़े तो मैंने यहाँ से उठाए ही नहीं। मैं हवास बाख्ता खड़ी थी। मैं बोली, बेगम साहिबा, ये कपड़े किसने पहने थे। वो कहने लगी, मेरे शौहर ने पहने थे। और तब मैं उठकर मालकिन के रूबरू आ गई थी। उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, बेगम साहिबा, मगर आप तो बेवा है ना, आपके शौहर को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं। बेगम साहिबा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, नहीं नहीं सानिया, ऐसा नहीं है, मैं बेवा नहीं हूँ। सारी दुनिया मुझे बेवा समझती है, मगर तुम तो मुझे बेवा मत कहो। मेरी सिर्फ इतनी मजबूरी है कि मैं अपने शौहर को दुनिया वालों के सामने नहीं ला सकती। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की। मैंने कहा कि एक बार दुनिया वालों के सामने आ जाओ, सबके मुंह बंद होने दो, दुनिया वालों को देखने दो कि हुमा बेवा नहीं है। मगर वो मेरी बात नहीं मानता। उसकी भी अपनी मजबूरियां हैं, इसीलिए मैं अब उसे मजबूर नहीं करती। मुझे यही डर है कि कहीं बार बार मजबूर करने पर वो मुझे छोड़कर ही ना चला जाए। ऐसे में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। मैं बोली, बेगम साहिबा, क्या मजबूरी है आपके शौहर की, वो दुनिया वालों के सामने क्यों नहीं आ सकता। बेगम साहिबा रोने लगी और बोली, वो मुझे भी अपनी मजबूरी नहीं बताता। मैंने कहा, ठीक है बेगम साहिबा, आप रोए मत, अल्लाह खैर करेंगे। इतना कहकर मैं उनके कमरे से निकल आई थी। ये कैसे मुमकिन था कि साथ साहब जिंदा होकर घर वापस आ जाए। मैंने सोचा कि मैं चौकीदार से पूछती हूँ कि रात में कोई घर आता है क्या। मैंने चौकीदार बाबा से कहा, बाबा जी, रात में जो मेहमान आया था वो कितने बजे आया था। चौकीदार ने मुझे अचंभे से देखा था। वो कहने लगे, रात में तो कोई मेहमान नहीं आया था। मैं बोली, बाबा जी देख लें, आप मुझसे हकीकत क्यों छुपा रहे हैं। वो कहने लगे, बेटी, मैं तुमसे सच क्यों छुपाऊंगा, जब कोई घर में आया ही नहीं तो फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं। चौकीदार बाबा की बात सुनकर मेरा शक मालकिन पर गया था। हो ना हो वही थी जो मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा कि अगर वो मुझे पागल बनाना चाहती हैं तो मैं पागल बनती रहूंगी, मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी। अगले दिन एक अजीब वाक़या रौनुमा हुआ था। जब मैं मालकिन के कमरे की साफ सफाई करने गई तो बैरूनी खिड़की खुली हुई थी जो हमेशा बंद रहती थी। मैं बोली, बेगम साहिबा, आपने ये खिड़की क्यों खोल रखी है। बेगम साहिबा कहने लगी, अरे नहीं, मैंने नहीं खोली, ये तो मेरा शौहर खिड़की से बाहर निकला होगा, वही खुली छोड़ गया होगा। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर मालकिन की तरफ देखा था। मैं बोली, क्यों, वो खिड़की से क्यों आते जाते हैं। मालकिन की आंखें भीग गई थी। वो कहने लगी, मेरा शौहर कहता है कि अगर गेट से बाहर जाऊंगा तो चौकीदार को इल्म हो जाएगा कि मैं मौजूद हूँ, और मैं किसी पर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करना चाहता। मैं मालकिन की बात सुनकर बोलने के भी काबिल नहीं रही थी। बड़ी देर गुजर जाने के बाद मैं बोली, बेगम साहिबा, जब तक आपका शौहर दुनिया वालों के सामने नहीं आएगा कोई भी उसकी मौजूदगी पर यकीन नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन ने मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखा था। वो कहने लगी, सानिया, मैंने ये राज सिर्फ तुम पर आश्कार किया है, क्या तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करती। मैंने नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, बेगम साहिबा,
मेरी मजबूरी है। मैं जब तक साहब को आंखों से नहीं देख लेती आपकी बात पर यकीन नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर बेगम साहिबा बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं 1 लाख रुपए की शर्त तुमसे लगाती हूँ। आज रात तुम मेरा लिबास पहनकर मेरे बिस्तर पर बैठ जाना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सोचा कि जो इंसान मर चुका है उसका जिंदा होकर वापस आ जाना तकरीबन नामुमकिन सी बात है, इसीलिए मैं बोली, बेगम साहिबा मुझे आपकी शर्त मंजूर है। हुमा बीबी कहने लगी, अच्छा तुम मेरी बात गौर से सुन लो। शाम 8 बजे के बाद तुम यहीं कहीं छुप जाना। अगर मेरे शौहर ने तुम्हें देख लिया तो वो वापस चला जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम रात के 12 बजे के बाद मेरे कपड़े पहनकर मेरे कमरे में चली जाना। मेरा शौहर रात 12 बजे के बाद ही घर आता है। पहले पहल तो मुझे डर लगा था, फिर सोचा कि डरने की क्या बात है जब मुझे इल्म है कि हुमा बीबी मुझसे झूठ बोल रही है। मैं तो ये सोचकर ही खुश हो रही थी कि शर्त का 1 लाख रुपए जीत लूंगी। दरअसल मेरा शौहर बहुत कम कमाता था और आजकल जचकी में बहुत खर्चा हो जाता है। ये पैसे मैं अपनी डिलीवरी के लिए संभाल कर रखना चाहती थी, इसीलिए मालकिन की शर्त मान ली थी। रात हुई तो मैं खाना वगैरह खाकर गेस्ट रूम में जाकर छुप गई थी। मैंने अपने शौहर को फोन कर दिया था कि मालकिन की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं घर नहीं आ सकूंगी। मेरे शौहर ने मुझे मेरा ख्याल रखने की हिदायत की और फोन बंद कर दिया। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसीलिए बिस्तर पर लेट गई थी। मैं यही सोचने लगी थी कि न जाने आज सब क्या होगा। फिर मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा था, क्योंकि मुझे ये ख्याल आया कि हो सकता है कि मालकिन ने लोगों से छुपकर दूसरी शादी कर ली हो। मालकिन को कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता था, क्योंकि वो बहुत अमीर थी और खूबसूरत भी थी। मैं अब घबराने लगी थी कि अगर सच में मालकिन का शौहर मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगी। यही सोचते सोचते वक्त बीत गया था और तब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। 12:05 हो चुके थे। मेरे पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मालकिन के कमरे में जाकर लेट गई थी। मैंने पहले से ही मालकिन के कपड़े पहन रखे थे। मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था और फिर यूं ही वक्त गुजरता गया और अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज मुझे सुनाई दी थी। फिर कदमों की चाब उभरने लगी थी। मेरी समातों से एक आवाज टकराई थी, हुमा कहाँ हो मेरी प्यारी हुमा। और फिर अचानक कमरे में दाखिल होने वाले शख्स ने कमरे की लाइट्स रोशन कर दी थी। सामने का मंजर देखकर मैं थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि मेरे सामने तो ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं भागती हुई बाहर निकली थी। मैंने खुद को गेस्ट रूम में जाकर लॉक कर लिया था। मैंने आज जो मंजर अपनी आंखों से देखा था उस पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन था। सुबह होते ही मैं अपने घर चली गई। मैं तो काम पर भी नहीं गई थी। मेरा शौहर सुबह होते ही अपने काम पर चला गया था, इसीलिए उसे इल्म नहीं हुआ कि मैंने काम से छुट्टी की है। मैं बिस्तर पर निढाल सी लेटी हुई थी। मैंने तो सोच लिया था कि आज के बाद मालकिन के घर ही नहीं जाऊंगी, मगर जैसे ही दोपहर के 2 बजे मुझे एहसास हुआ कि मुझे मालकिन के लिए कुछ करना चाहिए। वो खतरे में थी, मुझे उनकी मदद हर हाल में करना थी। मैं अपने बिस्तर से उठी, मुंह हाथ धोया और साफ सुथरा लिबास पहनकर मैं मालकिन के घर चली गई थी, जहां मैं पहले काम किया करती थी। उन्होंने ही मुझे साथ साहब के घर की राह दिखाई थी। मैं मालकिन के घर गई तो उन्होंने मेरा इस्तकबाल मुस्कुरा कर किया था और साथ ही गले भी लगा लिया कि तुम तो हमारे घर आना ही भूल गई हो। तब मैंने उनसे कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरी शादी हो गई, बस मसरूफियत के तहत ना आ सकी। इससे पहले कि मैं अपना मुद्दा बयान करती, मालकिन बोली, सानिया हुमा की सुनाओ, वो कैसी है? उसने तो अपने शौहर के मरने का ऐसा गम लिया कि हर चीज से बेनियाज हो गई। मैंने मौका देखकर बात कर डाली। मैं बोली, बेगम साहिबा मुझे हैरत इस बात पर होती है कि हुमा बीबी के तो घर वाले उनके शौहर के मरने पर भी नहीं आए। उन्होंने तो अपनी बेटी को बिल्कुल बेआसरा छोड़ दिया। मेरी पुरानी मालकिन कहने लगी, अरे छोड़ो उनकी। हुमा बेचारी के वालिदैन जिंदा होते तो कभी उसे इस हाल में तन्हा न छोड़ते। बेचारी ने अपनी सारी जिंदगी अपनी सगी खाला के घर मुलाजमा बनकर गुजारी है। अजीब लोग थे, वो खाना पीना भी नहीं देते थे उसे, बस कोहलू के बैल की तरह काम करवाते थे उससे। फिर उसकी खाला के आवारा बेटे ने उसके साथ दस्तराजी करने की कोशिश की तो ये बेचारी घर से भाग गई। भागते हुए इसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया। मैंने इसे अस्पताल में रखा और फिर साद को इसके मुतालिक बताया, क्योंकि साद भी तो बेसहारा था। मैंने कहा कि तुम हुमा से शादी कर लो। वो मान गया और यूं उनकी शादी हो गई। अब सब कुछ खुलकर मेरे सामने आ गया था। मैं वहां से उठकर मालकिन के घर आ गई थी। हुमा बीबी मुझे देखकर कहने लगी, सानिया तुम तो कल कुछ कहे बिना ही घर चली गई। मैं बोली, बेगम साहिबा कल रात साहब जी बहुत परेशान हो रहे थे। कह रहे थे कि हुमा ने मुझे अभी तक औलाद नहीं दी, अगर आगे भी औलाद न दे सकी तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर हुमा बीबी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने हुमा बीबी से झूठ बोला था। रात जब मैं उनके कमरे में लेटी थी तो बाहर से आने वाला कोई और नहीं। उन्होंने साद साहब के कपड़े पहने हुए थे। चाल ढाल बदल चुकी थी। उन्होंने खुद पर साद साहब को हावी कर रखा था। इतना तो मैं समझ ही चुकी थी कि वो नफ्सियाती मरीजा बन चुकी है। मैंने उनसे कहा था कि साद साहब औलाद चाहते हैं, अगर मैं उन्हें अपने साथ बहाने से एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई थी। मैंने उन्हें हुमा बीबी के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। वो कहने लगी कि इनके साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मसला हो गया है। शायद इतने सालों में इन्हें सच्ची मोहब्बत सिर्फ अपने शौहर से मिली थी।
उसके इंतकाल के बाद ये उस सदमे से बाहर ही नहीं आ सकी और खुद को साथ समझने लगी। मैंने बेगम साहिबा का इलाज शुरू करवा दिया था क्योंकि मुझे उनसे बड़ी उनसियत थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी। इतने साल हो गए थे मुझे उनके साथ काम करते हुए, आज तक उन्होंने कभी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। इस दौरान अल्लाह पाक ने मुझे अपनी रहमत बेटी से नवाज दिया था, मगर मैं अपनी मसरूफियत के बावजूद उन्हें नफ्सियाती मौलिज के पास लेकर जरूर जाती थी। 3 साल की कोशिश के बाद वो अपने इस खौल से बाहर निकल आई थी। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया था कि साद मर चुका है। फिर मैंने अपनी पुरानी मालकिन से कहा कि वो हुमा बीबी का कहीं रिश्ता ढूंढ दे। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली थी और यूं बहुत सालों बाद हुमा बीबी दोबारा शादी के बंधन में बंध चुकी है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि उनका शरीक सफर बहुत अच्छा इंसान निकले। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।